हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी लिटरेचर विद भावनागिरी चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 कहानी। ओके, पार्ट 3 पढ़ेंगे और हमने पढ़ ली थी वो कि कुलमा भी आई है, यानी कुलमा भी साथ में आ गई है। जैसे वो आए थे, राजा आ चुके थे, तो मतलब वो बता रही थी कि जगपति तो आया, साथ में कुलमा भी आई है। तो ये कहानी वहां तक पढ़ ली थी हमने। आज हम इस कहानी को पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तो और उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने मेरे चैनल पर नए हैं आप और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं बिना देरी के अपनी कहानी पर, ठीक है। और पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, अच्छे से, बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। ये शब्द सुनकर घर के अंधेरे बरोठे में घुसते ही जगपति हाँफ कर बैठ गया। झुंझलाकर चंदा से बोला, अंधेरे में क्या मेरे हाथ पैर तुड़वाओगी? भीतर जाकर लालटेन जला लाओ ना। तेल नहीं होगा इस वक्त, जरा ऐसे ही काम लो। मतलब चंदा बता रही है कि तेल तो है नहीं इस वक्त, ऐसा ही काम लो। तुम्हारे कभी, फिर कहा जगपति ने कि तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। न कहते कहते जगपति एकदम चुप रह गया और चंदा को लगा कि आज पहली बार जगपति ने उसके व्यर्थ मातृत्व पर इतनी गहरी चोट कर दी, जिसकी गहराई की उसने कभी कल्पना की भी नहीं होगी। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये बता रहे हैं कि नहीं की होगी थी। दोनों खामोश बिना एक बात के अंदर चले गए। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बात थी। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग्य से कह रहा था, राजा निर्बंसिया अस्पताल से आ गए हैं। जगपति के कानों में तो ये व्यंग्य चल रहा था और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी कि तुम्हारा कभी कुछ नहीं होगा। और सिसकती सिसकती चंदा ने न जाने कब सो गई। मतलब जैसे वो रो रही थी, उसमें सिसकपन जो होता है, ऐसे करते करते वो सो गई थी। पर जगपति की आंखों में नींद न आई थी। खाट पर पड़े पड़े उसके चारों ओर एक मोह भयावना सा जाल फैल गया था। लेटे लेटे उसे लगा जैसे उसका स्वयं का आकार बहुत क्षीण होता होता बिंदु सा रह गया है। पर बिंदु के हाथ थे, पैर थे और दिल की धड़कन भी थी। यानी जगपति अपने आप को एक बिंदु की तरह मानने लगा, लेकिन वो कह रहा है कि बिंदु के हाथ थे, पैर थे, दिल भी था, सब हाँ। कोठरी का घुटा घुटा सा अंधियारा, मटमैली दीवारें और गहन गुफाओं सी अलमारियां, जिनमें से बार बार झांक कर देखता था और वह सीए उठता था, फिर जैसे सब कुछ तब्दील हो गया हो। उसे लगा कि उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है एकदम। वह मनुष्य हुआ, लंबा तगड़ा तंदुरुस्त पुरुष हुआ। उसकी शिराओं में कुछ फूट पड़ने के लिए व्याकुलता से खोल उठा। उसके हाथ शरीर के अनुपात से बहुत बड़े, डरावने और भयानक हो गए। मतलब वो इतनी गहराई में पहुंच गया था सोचते सोचते। उनके लंबे लंबे नाखून निकल आए हैं। वह राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, आदिम बर्बर हुआ और बड़ी तेजी से सारा कमरा एक बारगी चक्कर काट गया। फिर सब धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उसकी सांसें ठीक होती जान पड़ी। फिर जैसे बहुत कोशिश करने के बाद, गिग्गी बंद जाने के बाद, उसकी आवाज फूटी, चंदा। चंदा की नरम सांसों की हल्की सी सरसराहट कमरे में जान डालने लगी। जगपति अपनी पार्टी का सहारा लेकर झुका, कांपते पैर उसने जमीन पर रखे और चंदा की खाट के पाए से सिर टिकाकर बैठ गया। उसे लगा जैसे चंदा के इन सांसों की आवाज में जीवन का संगीत गूंज रहा है। वह उठा और चंदा के मुख पर झुक गया। उस अंधेरे में आंखें गड़ाए गड़ाए जैसे बहुत देर बाद सम चंदा के मुख पर आभा फूटकर अपने आप बिखरने लगी। उसके नक्श उज्जवल हो उठे और जगपति की आंखों को ज्योति मिल गई। वह मुक्त सा ताकता रहा। चंदा के बिखरे बाल, जिनमें हाल के जन्मे बच्चे के गुब्बारे बालों की सी महक, दूध की कचाइन, शरीर के रस की सी मिठास और स्नेह सी चिकनाहट, और वह माथा जिस पर बालों के पास तमाम छोटे छोटे नरम नरम से रोए रेशम से, और उस पर कभी लगाई गई सिंदूर की बिंदी का हल्का मिटा हुआ सा आभास, नन्हे नन्हे निर्द्वंद सोए पलक और उनकी मासूम सी कांटों की तरह बरौनियां, और सांस घुल कर आती हुई वह आत्मा की निष्कपट आवाज की लय, फूल की पंखुड़ी से पतले पतले होठ और उन पर पड़ी अछूती रेखाएं जिनमें सिर्फ दूध सी महक।
उसकी आंखों के सामने ममता सी छा गई। किसके? जगपति के। केवल ममता, और उसके मुख से अस्फुट शब्द निकल गया, बच्ची। डरते डरते उसके बालों की एक लट को बड़े जतन से उसने हथेली पर रखा और उंगली से उस पर जैसे लकीरें खींचने लगा। उसे लगा जैसे कोई शिशु उसके अंक में जाने के लिए छटपटाकर निराश होकर सो गया हो। उसके दोनों हथेलियों को पसार कर उसके सिर को अपनी सीमा में भर लेना चाहा कि कोई कठोर चीज उसकी उंगलियों से टकराई। वह जैसे होश में आया। बड़े सहारे से उसने चंदा के सिरे के नीचे टटोला। एक रुमाल में बंधा कुछ उसके हाथ में आ गया। अपने को संयत करता वह वही जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ में क्या है आप देख पढ़ेंगे आगे। उसी अंधेरे में उस रुमाल को खोला तो जैसे सांप सूंघ गया। चंदा के हाथों के दोनों सोने के कड़े उसमें लिपटे थे। और तब उसके सामने जब दृष्टि धीरे धीरे टुकड़े होकर बिखरने लगी, ये कड़े तो चंदा बेचकर उसका इलाज कर रही थी। वे सब दवाइयाँ और ताकत के टॉनिक। उसने तो कहा था कि ये किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ के कड़े बेचने को दे दिए थे। पर उसका गला बुरी तरह सूख गया। मतलब जगपति कुछ कह ही नहीं पा रहा, जबान जैसे तालू से चिपक कर रह गई। उसने चाहा कि चंदा को झकझोर उठाए। मतलब जगपति को गुस्सा आया कि उसने मेरे से ऐसा झूठ क्यों बोला, लेकिन उसे सच का पता ही नहीं था। तो उसे गुस्सा आ रहा है जगपति को। सोच रहा है कि चंदा को एकदम झकझोर करके उठाए, पर शरीर की शक्ति बह सी गई थी, रक्त पानी हो गया था। थोड़ा संयत हुआ, उसने वे कड़े उसी रुमाल में लपेटकर उसकी खाट के कोने पर रख दिए और बड़ी मुश्किल से अपनी खाट की पाटी पकड़कर लुढ़क गया। चंदा झूठ बोली, पर क्यों? कड़े आज तक छुपाए रही। उसने इतना बड़ा दुराव क्यों किया? आखिर किस लिए? और जगपति का दिल भारी हो गया। उसे फिर लगा कि उसका शरीर सिमटता जा रहा है और वह एक सीख का बड़ा बना ढांचा रह गया, नितांत हल्का तिनके सा, हवा में उड़कर भटकने वाले तिनके जैसा हो गया है। उस रात के बाद रोज जगपति सोचता रहा कि चंदा से कड़े मांगकर बेच ले और कोई छोटा मोटा कारोबार ही शुरू कर दे, क्योंकि नौकरी छूट चुकी थी। इतने दिन की गैर हाजिरी के बाद वकील साहब ने दूसरा मुहर्रिर रख लिया था। वह रोज यही सोचता, पर चंदा सामने आती तो न जाने कैसी ऐसी उसकी अवस्था हो जाती। मतलब वो जगपति कुछ कह ही नहीं पाता। फिर उसे लगता जैसे कड़े मांगकर वह चंदा से पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा। मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया, मतलब संतान तो उसे मिली नहीं। वह सोचता आखिर चंदा क्या रह जाएगी। एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या है। चंदा के साथ वह यह अन्याय कैसे करे, उससे दूसरी आंख की रोशनी कैसे मांग ले। फिर तो वह नितांत अंधी हो जाएगी और उन कड़ों को मांगने के पीछे जिस इतिहास की आत्मा नंगी हो जाएगी, कैसे वह उस लज्जा को स्वयं ही उधार कर ढांपेगा। और वह उन्हीं ख्यालों में डूबा सुबह से शाम तक इधर उधर काम की टोह में घूमता रहता। किसी से उधार ले ले, पर किस संपत्ति पर क्या है उसके पास जिसके आधार पर कोई उसे कुछ देगा। और मोहल्ले के लोग तो जो एक एक पाई पर जान देते हैं, कोई चीज खरीदते वक्त भाव में एक पैसा कम मिलने पर मीलों पैदल जाकर एक पैसा बचाते हैं। एक पैसे की मसाले की पुड़िया बनवाकर 11 मर्तबा पैसों का हिसाब जोड़कर एक आध पैसा उधार कर मिन्नतें करते हैं। मिन्नतें करते सौदा घर लाते, और गली में कोई खोचे वाला फंस गया तो 2 पैसे की चीज को लड़ झगड़ कर लड़ झगड़ कर 4 दाने ज्यादा पाने की नियत से 2 जगह बंधवाते हैं। भाव के जरा से फर्क पर घंटों बहस करते हैं। शाम को सड़ी गली तरकारियों को किफायत के कारण लाते हैं। ऐसे लोग से किस मुंह से मांगकर वह उनकी गरीबी के एहसास पर ठोकर लगाए। पर उस दिन शाम को जब वह घर पर पहुंचा तो बरोठे में ही एक साइकिल रखी नजर आई। दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी वह आगंतुक की कल्पना न कर पाया, मतलब आने वाले की कल्पना नहीं कर पाया। भीतर वाले दरवाजे पर जब पहुंचा तो सहसा हंसी की आवाज सुनकर ठिठक गया। उस हंसी में एक अजीब सा उन्माद था और उसके बाद चंदा का स्वर।
अब आते ही होंगे, बैठिए न 2 मिनट और अपनी आँख से देख लीजिए और उन्हें समझाते जाइए कि अभी तंदुरुस्ती इस लायक नहीं, जो दिन भर घूमना बर्दाश्त कर सके। ठीक है? हुँ। हाँ भई, कमज़ोरी इतनी जल्दी नहीं मिट सकती, ख़याल नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएँगे। कोई पुरुष स्वर था यह। जगपति असमंजस में पड़ गया, वह एकदम भीतर घुस जाए। इसमें क्या हर्ज है? पर जब उसने पैर उठाए तो वे बाहर जा रहे थे। बाहर बरोटे में साइकिल को पकड़ते ही उसे सूझ आई, वही जैसे अनजान बनता बड़े प्रयत्न से आवाज़ को खोलता चिल्लाया, अरे चंदा, यह साइकिल किसकी है? कौन मेहरबान? चंदा उसकी आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर निकल कर जैसे खुशखबरी सुना रही थी, अपने कंपाउंडर साहब आए हैं। खोजते-खोजते आज घर का पता पाए हैं, तुम्हारे इंतज़ार में बैठे हैं। कौन? कंपाउंडर कौन था? बच्चन सिंह। अच्छा, अच्छा, वही तो मैं कहूँ भला कौन? कहता जगपति पास पहुँचा और बातों में इस तरह उलझ गया जैसे सारी परिस्थिति उसने स्वीकार कर ली हो। बचन सिंह जब फिर आने की बात कहकर चला गया, तो चंदा ने बहुत अपनेपन से जगपति के सामने बात शुरू की, जाने कैसे-कैसे आदमी होते हैं। क्यों? क्या हुआ? कैसे होते हैं आदमी? जगपति ने पूछा। इतनी छोटी जान-पहचान में तुम मर्दों के घर में न रहते घुसकर बैठ सकते हो। तुम तो उल्टे पैरों लौट आओगे। चंदा कहकर जगपति के मुख पर कुछ इच्छित प्रतिक्रिया देख सकने के लिए गहरी निगाहों से ताकने लगी। जगपति ने चंदा की ओर ऐसे देखा जैसे यह बात भी कहने की या पूछने की है। फिर बोला, बचन सिंह अपनी तरह का आदमी है, अपनी तरह का अकेला होगा, पर कहते-कहते चंदा रुक गई। आड़े वक्त काम आने वाला आदमी है, लेकिन उससे फायदा उठा सकना जितना आसान है, उतना मेरा मतलब है कि जिससे कुछ लिए जाएगा, उसे दिया भी जाएगा। जगपति ने आंखें दीवार पर गड़ाते हुए कहा और चंदा उठाकर चली गई। उस दिन के बाद बच्चन सिंह लगभग रोज ही आने जाने लगा। जगपति उसके साथ इधर-उधर घूमता भी रहता। बच्चन सिंह के साथ वह जब तक रहता, अजीब सी घुटन उसके दिल को बांध लेती और तभी तभी जीवन की तमाम विषमताएं भी उसकी निगाहों के सामने उभरने लगती। आखिर वह स्वयं एक आदमी है बेकार, यह माना कि उसके 2 हाथ पैर है, शरीर का पिंजरा, जो कुछ मांगता, यह माना कि उसके सामने पेट पालने की कोई इतनी की विकराल समस्या नहीं। सॉरी, वो लाइन छूट गई थी। वह भूखों नहीं मर रहा है, जाड़े में कांप नहीं रहा है, पर उसके 2 हाथ पैर है, शरीर का पिंजरा, जो कुछ मांगता है, कुछ और सोचता है। यह कुछ क्या है? सुख? शायद हाँ, शायद नहीं। वह तो दुख में भी जी सकने का आदी है, अभावों में जीवित रह सकने वाला आश्चर्यजनक कीड़ा है। तो फिर वासना शायद हाँ, शायद नहीं। चंदा का शरीर लेकर उसने उस क्षणिकता को भी देखा है। तो फिर धन शायद हाँ या नहीं। धन की बात आई है और अभावों में जीवित रहने वाला यानी वासना शायद हाँ या नहीं। ठीक है, सुख, इन 3-4 पे हाँ या नहीं ये प्रश्न रहा है। उसने धन के लिए अपने को खपाया है, पर वह भी तो उस अदृश्य प्यास को बुझा नहीं पाया। तो फिर क्या? वह कुछ क्या है जो उसकी आत्मा में नासूर सा रिश्ता रहता है, अपना उपचार मांगता है, शायद काम, हाँ, यही बिल्कुल यही जो उसके जीवन की घड़ियों को निपट सोना न छोड़े, जिसमें वह अपनी शक्ति लगा सके, अपना मन डुबो सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके, चाहे उसमें सुख हो या दुख, ऐश-रक्षा अरक्षा हो या सुरक्षा, शोषण हो या पोषण, उसे सिर्फ काम चाहिए। करने के लिए कुछ चाहिए, यही तो उसकी प्रकृत आवश्यकता है। पहली और आखिरी मांग है, क्योंकि वह उस घर में पैदा नहीं हुआ। ठीक है? उस घर में वो पैदा नहीं हुआ, जहाँ सिर्फ जबान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं। वह उस घर में भी नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ मांग कर जीने वाले होते हैं। वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानता है, काम ही जिसकी आस है। ठीक है? वो कह रहा है वो सिर्फ इतना ही जानता है जो उसकी आस है।
और एक दिन उसकी काम धाम की समस्या भी हल हो गई। तालाब वाले ऊंचे मैदान के दक्षिण ओर जगपति की लकड़ी की टाल खुल गई। किधर? तालाब के ऊंचे वाले मैदान के दक्षिण की ओर। ठीक है, दिशा पूछी जा सकती है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, लकड़ी की टाल खुल गई, बोर्ड तक टंग गया, टाल की जमीन पर लक्ष्मी पूजन भी हो गया। लक्ष्मी पूजन भी हो गया और हवन भी हुआ। लकड़ी को कोई भी कमी नहीं थी। ठीक है, गांव से आने वाली गाड़ियों को इस कारोबार में परे परे हुए आदमी की मदद से मोल तोल करवा के दिया गया। गांठें एक और रखी रह गई। अच्छा, चेलों का चट्टा करीने से लग गया और गुद्दे चीरने के लिए डाल दिए गए। 2-3 गाड़ियों का सौदा करके टाल चालू कर दी गई। भविष्य में सम पेड़ खरीद कर कटाने का तय किया गया। बड़ी बड़ी स्कीमें बनी कि किस तरह जलाने की लकड़ी से बढ़ाते बढ़ाते एक दिन इमारती लकड़ी की कोठी बनेगी। चीरने की नई मशीन लगेगी। कारोबार बढ़ जाने पर बचन सिंह भी नौकरी छोड़कर उसी में लग जाएगा, ऐसा जगपति सोच रहा है। ठीक है, मतलब प्लानिंग में, दिमाग में। दिन भर दिन भर वह 1 घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए वह पति हो सकता है, पर बाकी समय दिन और रात, बाकी घंटे उन घंटों के अभाव को सिर्फ उसका अपना काम ही भर सकता है। और अब वह कामदार था। कौन? जगपति। वह कामदार तो था, लेकिन जब टाल की उस ऊंची जमीन पर पड़े छप्पर के नीचे तख्त पर वह गल्ला रख कर बैठता, सामने लगे लकड़ियों के ढेर, कटे हुए पड़े हुए तने देखकर, तने जड़ों को लुढ़का हुआ देखता, तो एक निरीता बरबस उसके दिल को बांधने लगती। उसे लगता है कि व्यर्थ पिशाच का शरीर टुकड़े टुकड़े कर कर, मतलब वो उसे पिशाच के रूप में देख रहा है, एक उसके सामने डाल दिया गया। ये वृक्ष की जो कटिंग की गई थी, मतलब काटे गए थे वो, तो वो उसे किसके रूप में देख रहा है? पिशाच के रूप में। ठीक है, फिर इन पर कुल्हाड़ी चलेगी और इनके रेशे रेशे अलग हो जाएंगे, और तब इनकी ठठरियों को सुखाकर किसी पैसे वाले के हाथ तक पर तोल कर बेच दिया जाएगा। और तब उसकी निगाहें सामने खड़े ताड़ पर अटक जाती हैं, जिसके बड़े बड़े पत्तों पर सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध पर फड़फड़ाकर देर तक खामोश बैठे रहते हैं। ताड़ का काला गडरेदार तना और उसके सामने ठहरी हुई वायु में निस्साय कांपती भारहीन नीम की पत्तियां चकराती झड़ती रहती। धूल भरी धरती पर लकड़ी की गाड़ियों के पहियों की पड़ी हुई नेक धुंधली सी चमक उठती, और बगल वाले मूंगफली के पेच की एक रस खरखराती आवाज कानों में भरने लगती। बगल वाली कच्ची पगडंडी से कोई गुजर टीले के ढलान से तालाब की निचाई में उतर जाता, जिसके गंदे पानी में कूड़ा तैरता रहता, और सूअर कीचड़ में मुंह डालकर उस कूड़े को रौंदते दोपहर सिमटती और शाम की धुंध छाने लगती। तो वह लालटेन जलाकर छप्पर के खंबे के कील में टांग देता, और उसके थोड़ी ही देर बाद अस्पताल वाली सड़क से बचन सिंह एक काले धब्बे की तरह आता दिखाई पड़ता। गहरे पड़ते अंधेरे में उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता, और जगपति के सामने जब वह आकर खड़ा होता, तो वह उसे बहुत विशाल सा लगने लगता, जिसके सामने उसे अपना अस्तित्व डूबता महसूस होता। एक आध बिक्री की बातें होती, और तब दोनों घर की ओर चल देते। घर पहुंचकर बचन सिंह कुछ देर जरूर रुकता, बैठता, इधर उधर की बातें करता। कभी मौका पड़ जाता तो जगपति और बचन सिंह की थाली भी साथ लग जाती। चंदा के सामने बैठकर दोनों को खिलाती। मैं आपको बता दूं, कल जब मतलब जो पार्ट 2 है कहानी, उसमें पेज आगे पीछे हो गए थे जब मैंने पीडीएफ बनाई थी, लेकिन मैंने पढ़ाया सही है, जैसे मतलब लाइन बाय लाइन है ऐसे ही पढ़ाया, वो बस पेज आगे पीछे हो गए थे। ओके, पढ़ाया बिल्कुल वैसे ही आपको सही सही। बचन सिंह बोलता जाता। 1 मिनट, कितनी रह गई है कहानी? बचन सिंह बोलता जाता,
बोलता जाता क्या तरकारी बनी है, मसाला ऐसा पड़ा है कि उसकी भी बहार है और तरकारी का स्वाद भी। न मरा, होटलों में या तो मसाला ही रहेगा या सिर्फ तरकारी ही तरकारी। वाह वाह क्या बात है अंदाज की। और चंदा बीच बीच में टोक कर बोलती जाती, इन्हें तो जब तक दाल में प्याज का भुना घी न मिले तब तक पेट ही नहीं भरता। या सिरका, ठीक है, सिरका अगर इन्हें मिल जाए तो समझो सब कुछ मिल गया। पहले मुझे सिरका न जाने कैसे लगता था, पर अब ऐसा जबान पर चढ़ा है कि या इन्हें कागज सी पतली रोटी पसंद नहीं ही नहीं आती। अब मुझसे कोई पतली रोटी बनाने को कहे तो बनती ही नहीं, आदत जो पड़ गई है। और फिर मन ही नहीं करता, पर चंदा की आंखें बच्चन सिंह की थाली पर ही जमी रहती। रोटी निपटी तो रोटी परोस दी, दाल खत्म हुई तो दाल भी एक चमचा और परोस दी। और जगपति सिर झुकाए खाता रहता, सिर्फ एक गिलास पानी मांगता और चंदा चौंक कर पानी देने से पहले कहती, अरे तुमने तो कुछ लिया भी नहीं। कहते कहते वह पानी दे देती और तब उसके दिल पर गहरी चोट सी लगने लगती। न जाने क्यों वह खामोशी की चोट उसे बड़ी पीड़ा दे जाती, पर वह अपने को समझा लेती, कोई मेहमान तो नहीं है, मांग सकते थे, भूख नहीं होगी। जगपति खाना खाकर टाल पर लेटने चला जाता, क्योंकि अभी तक कोई चौकीदार नहीं मिला था। छप्पर के नीचे तख्त पर वह जब वह लेटता तो अनायास ही उसका दिल भर भर आता। पता नहीं कौन कौन से दर्द एक दूसरे से मिलकर तरह तरह के टीस चटक और ऐंठन पैदा करने लगते। कोई एक रग दुखती तो सहलाता भी, सभी जब सभी नसें चटकती हो तो कहाँ कहाँ राहत का अकेला हाथ सहलाए। लेटे लेटे उसकी निगाह ताड़ के उस ओर बनी पुख्ता कब्र पर जम जाती, जिसके सिरहाने कटीला बबूल का एक पेड़ सुन्न सा खड़ा रहता, जिस कब्र पर एक पर्दाशीन औरत बड़े लिहाज से आकर सवेरे सवेरे बेला और चमेली के फूल चढ़ाती। तो देखो ये फूल पूछे जा सकते हैं। जो वो आती थी, मतलब एक औरत, वो किस चीज के फूल चढ़ाती थी, बेला और चमेली के, तो ये इम्पोर्टेंट है। वैसे ये पीडीएफ में सब हाईलाइट किया हुआ है मैंने, जितने भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं वो सब मैंने हाईलाइट किया हुआ। उसके फेरे लेती और माथा टेककर कुछ कदम उदास उदास सी चलकर एकदम तेजी से मुड़कर बिसातियों के मोहल्ले में खो जाती। शाम होते फिर आती, एक दिया बारती और अगर की बत्तियां जलाती, फिर मुड़ते हुए ओढ़नी का पल्ला कंधों पर डालती तो दिए की लो कांपती, कभी कांप कर बुझ जाती, पर उसके कदम बढ़ चुके होते, पहले धीमे थके उदास से, फिर तेज सधे सामान्य से, और वह फिर उसी मोहल्ले में खो जाती। और तब रात की तन्हाइयों में बबूल के कांटों के बीच उस साय साय करते ऊंचे मैदान में जैसे उस कब्र से कोई रूह निकलकर निपट अकेले भटकती रहती। तभी ताड़ पर बैठे सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध मनहूस सी आवाज में किलबिला उठते और ताड़ के पत्ते भयानकता से खड़बड़ा उठते। जगपति का बदन कांप जाता और वह भटकती रूह जिंदा रह सकने के लिए जैसे कब्र की ईंटों में बबूल के साए तले दुबक जाती। जगपति अपनी टांगों को पेट से भींचकर कंबल में मुंह छिपा औंधा लेट जाता। तड़के ही ठेके पर लगे लकड़हारे लकड़ी चीरने आ जाते। तब जगपति कंबल लपेट घर की ओर चला जाता। राजा रोज सवेरे टहलने जाते थे। माँ सुनाया करती थी, एक दिन जैसे ही महल के बाहर निकलकर आए कि सड़क पर झाड़ू लगाने वाली महत रानी उन्हें देखते ही अपना झाड़ू पंजा पटक कर माथा पीटने लगी और कहने लगी, हाय राम, आज राजा निम्बासिया का मुंह देख लिया है। न जाने रोटी भी नसीब होगी कि नहीं, न जाने कौन सी विपत टूट पड़े। राजा को इतना दुख हुआ कि उल्टे पैरों महल को लौट गए। मंत्री को हुक्म दिया कि उस महत रानी का घर नाज से भर दे। तो अब इस कहानी को हम पढ़ेंगे पार्ट 4 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा धन्यवाद। और हाँ, अब यूजीसी नेट का वो आ चुका है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फॉर्म फिल कर लीजिए, तैयारी को कंटिन्यू रखिए, अच्छे से कर लीजिए। और मैं कहानी पढ़ा ही रही हूँ, आई होप आपकी तैयारी सबकी अच्छी चल रही होगी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय टाटा धन्यवाद।